हेलो एवरीवन। ल्यूसेंस जीके में अभी हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें हम अभी पढ़ेंगे द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, यानी कि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। प्राइम मिनिस्टर में प्राइम शब्द का मतलब है सबसे इम्पोर्टेंट, यानी बहुत सारे मंत्री हैं और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट मंत्री हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 74 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, मंत्रिपरिषद होगी और इसमें एक प्रधानमंत्री होगा जो कि इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा। इन सबका काम क्या है, मंत्रियों का और प्रधानमंत्री का? टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को सलाह एवं सुझाव देना। क्योंकि भारत में एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति हैं, तो सारे निर्णय ऑफिशियली प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाएंगे। तो जो भी डिसीजंस है वो एक्चुअल में लेते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और फिर फाइनल सिग्नेचर होते हैं प्रेसिडेंट के। अब प्रधानमंत्री को अपॉइंट कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति उन्हें अपॉइंट करेंगे। तो जब लोकसभा में चुनाव होगा, उसमें जिस पार्टी को बहुमत मिलेगी उस पार्टी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अगर कभी बहुमत नहीं मिलती है तो ये राष्ट्रपति का निर्णय है, ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज है शायद वो सरकार ना बना पाए, शायद दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी मिलकर सरकार बना ले, तो इसलिए वो दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी के अध्यक्ष को भी बुला सकते हैं। तो ये उनका पर्सनल डिस्क्रिशन है और पहली बार इस डिस्क्रिशन का इस्तेमाल किया गया था 1979 में, जब राष्ट्रपति थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तब जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त और प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई की सरकार टूट गई थी क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने अपना सपोर्ट खींच लिया था और चौधरी चरण सिंह जी को नीलम संजीव रेड्डी ने प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया था। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चौधरी चरण सिंह भारत के इकलौते प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने 5-5.5 महीने के कार्यकाल में कभी लोकसभा को फेस नहीं किया, यानी बहुमत साबित नहीं की। और जब बहुमत साबित करने की बात आई तब सीधे चुनाव घोषित हो गए 1980 में। तो ये तो बात हुई प्राइम मिनिस्टर की। तो प्रधानमंत्री को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रधानमंत्री के सुझाव पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और जब पीएम रेजिग्नेशन देते हैं तब मंत्रिपरिषद को भी इस्तीफा देना होगा, यानी कि पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगी जब भी प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। और प्रधानमंत्री अगर चाहे तो किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने का बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी द लीडर ऑफ द पार्टी इन मेजॉरिटी इन द लोकसभा और ए पर्सन हु कैन विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी इन दैट हाउस। तो इस बारे में हम अभी बात कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा में जो भी पार्टी मेजॉरिटी में है उनके लीडर होने चाहिए, नहीं तो फिर अगर कोई कोलिजन गवर्नमेंट बन रही है तो मैक्सिमम लोगों का सपोर्ट होना चाहिए उनके साथ। जिस भी पर्सन के साथ ये सपोर्ट रहेगा वो प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि मंत्रिपरिषद के हेड है प्रधानमंत्री, उसी हिसाब से सरकार के भी हेड कौन होंगे? प्रधानमंत्री। और साथ ही वो अपनी पार्टी के भी लीडर होंगे और जो कोलिजन गवर्नमेंट बन रही है तो उस पार्टी के भी लीडर होंगे। तो अगर प्रधानमंत्री को हम देखें तो प्रधानमंत्री अपनी खुद की पार्टी के लीडर हैं। तो कोई चुनाव होता है तो हम खुद देख सकते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी वहां भी चुनाव की रैली के लिए जाएंगे क्योंकि वो अपनी पार्टी के भी लीडर हैं, भाजपा के भी लीडर हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि आप मंत्रिपरिषद में किस किस को अपॉइंट करेंगे या आपको अपॉइंट करना चाहिए। तो यहाँ पे अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन किसके रिकमेंडेशन पर? प्रधानमंत्री के। सबसे पहले प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, फिर वो एक लिस्ट देते हैं मंत्रिपरिषद की राष्ट्रपति को, फिर जो मंत्रिपरिषद के मंत्री हैं उनको भी शपथ दिलाई जाती है और राष्ट्रपति उन्हीं को मिनिस्टर्स बना सकते हैं जिनके नाम प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड किए हों। अब पोर्टफोलियोज पे आते हैं। तो प्रधानमंत्री का काम है पोर्टफोलियो अलॉट करना। पोर्टफोलियो मतलब किसे वित्त विभाग मिलेगा, किसे गृह मंत्रालय मिलेगा, किसे रक्षा मंत्रालय मिलेगा, ये सब पोर्टफोलियोज होते हैं, यानी कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज बांटी जाती हैं।
मंत्रिपरिषद में ये काम होता है प्रधानमंत्री का, और साथ ही पोर्टफोलियोज का रीशफलिंग भी हो सकता है, पोर्टफोलियोज बदले भी जा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। तो जो प्रधानमंत्री है वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का काम करते हैं मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच। यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें, प्रधानमंत्री के टर्म की बात करें तो प्रधानमंत्री का टर्म फिक्स नहीं होता है। लोकसभा का टर्म है 5 साल का। अगर कोई एक पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है तो वो एक पूरे टर्म के लिए रहेगा, अनटिल एंड अनलेस उसकी पार्टी उसे हटा ना दे। अगर राष्ट्रपति को भी लगता है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री की पार्टी बहुमत खो चुकी है, यानी किसी ने उनका सपोर्ट खींच लिया है, तब भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपने पद से हटा सकते हैं। और प्रधानमंत्री की सैलरी की बात करें तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी मिलती है वही की वही सैलरी मिलती है प्रधानमंत्री को, और साथ ही अलाउंसेस भी मिलते हैं कुछ एडिशनल। अब जो मंत्री परिषद है उनकी सैलरी कितनी होगी, तो उनकी सैलरी उतनी ही होगी जो उन्हें लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होने पर मिलती थी, प्लस कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस होंगे। यानी कि मंत्री बनने की कुछ अलग से सैलरी नहीं है, आप सांसद हो इसीलिए आपको सैलरी मिल रही है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ये सबसे सीनियर मिनिस्टर्स होंगे। फिर आएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये इनसे जूनियर होंगे। और अंत में आएंगे डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ये बिल्कुल ही जूनियर है। तो इन तीनों में रैंक्स में डिफरेंस है, यानी कि कार्यभाग में फर्क होगा। कैबिनेट मिनिस्ट्री सारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज है ना, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास। ये कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, और कैबिनेट जो है ना वो बिल्कुल ही छोटी होती है, उसमें 15 से 20 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के मंत्री शामिल होते हैं। पूरी मंत्री परिषद में तो 70 मेंबर्स तक हो सकते हैं। फिर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो जूनियर मिनिस्टर्स का पद है, ये कैबिनेट के मेंबर्स नहीं होते हैं, और कैबिनेट मीटिंग तभी अटेंड करते हैं जब इन्हें इनवाइट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जो यूथ अफेयर्स का एक मंत्रालय है, यहाँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनता है। फिर डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ये कैबिनेट का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, ना ही इन्हें कैबिनेट की मीटिंग में बुलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसी को भी मंत्री बना सकते हैं, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य हो या ना हो। जैसे देखो 2014 के चुनाव में अरुण जेटली लोकसभा इलेक्शन हार गए थे, उनके पास कोई पद नहीं था, ना राज्यसभा मेंबर थे उस टाइम पर, ना ही लोकसभा के सदस्य थे, तो भी उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। फिर 6 महीने बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ले ली। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि देयर इज नो बार टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉन MP एज मिनिस्टर, बट ही कैन नॉट कंटिन्यू एज मिनिस्टर फॉर मोर देन 6 months अनलेस ही सिक्योर्स अ सीट इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको किसी भी एक सदन का मेंबर बनना होगा, या 6 महीने बाद आप लोकसभा का चुनाव लड़ो या राज्यसभा के सदस्य बनो। यदि आप नहीं बन पाते हो तो आपको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दो द मिनिस्टर्स आर collectively responsible to the legislature, they are individually responsible to the president. तो मंत्री परिषद की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा की तरफ, क्योंकि वो लोकसभा से ही तो चुनकर आए हैं, इन्हें संसद को जवाब देना होता है। लेकिन मंत्री राष्ट्रपति को रिस्पॉन्सिबल होता है इंडिविजुअली, यानी वो अपने मंत्रालय के लिए राष्ट्रपति को रिस्पॉन्सिबल है। हमने प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में देखा ही था कि राष्ट्रपति किसी की भी फाइल मंगवा सकते हैं, पॉलिसी के बारे में पूछ सकते हैं, तो उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो उसके मंत्रालय के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट पॉइंट है, अ मिनिस्टर कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, बट ही शी कैन वोट ओनली इफ ही शी इज अ मेंबर ऑफ दैट हाउस। तो हर मंत्री का ये अधिकार है कि वो सांसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं और बोल सकते हैं, दोनों में से किसी भी हाउस में। जैसे मनमोहन सिंह जी जो थे हमारे प्रधानमंत्री, वो राज्यसभा सदस्य थे, लेकिन वो लोकसभा में बैठते थे जब भी कार्यवाही होती थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछे जाते हैं वहाँ।
तो वो चाहे तो दोनों हाउसिंग की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं और ये अधिकार सारे मंत्रियों को होता है, पर वोट देने का अधिकार सिर्फ उस हाउस के मेंबर्स का ही है। अब हम जानते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। तो हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 1964 तक 17 साल का इनका अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। 1946 से 51 तक तो ये इंटरिम सरकार के प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये चुनकर नहीं आए थे, कहीं इलेक्शन नहीं हुए थे। फिर 1951-52 में चुनाव हुए, सरकार बनी। फिर 52 से 57 और वापस 57 से 62 और 62 में भी चुनाव जीत गए थे, लेकिन 1964 में इनकी डेथ हो गई थी। फिर गुलजारी लाल नंदा मई 27 से जून 9 1964 तक। फिर लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66 तक, 2 साल का इनका छोटा सा कार्यकाल, और इनके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी। फिर 77 में जनता पार्टी की सरकार आ गई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए 1977 से 79 तक। फिर आगे चलकर इन्हीं की सरकार में बगावत सी हो गई और चौधरी चरण सिंह ने अपनी सरकार बनाई केवल 6 महीनों के लिए 1979 से 80 तक। फिर वापस चुनाव होते हैं 1980 में और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। फिर राजीव गांधी 1984 से 1989 तक। आगे चलकर वीपी सिंह बने 1989 से 1990 तक। फिर इनकी भी सरकार में फूट पड़ गई। चंद्रशेखर ने सपोर्ट खींचकर अपनी ही सरकार बना डाली, 6 महीने की सरकार चली इनकी भी। फिर चुनाव हुए, कोलिजन सरकार बनी, पीवी नरसिम्हा राव बने प्रधानमंत्री। फिर 1996 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 दिन की सरकार बनाई। ये अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। बहुमत साबित किसने किया? एचडी देवेगौड़ा ने। फिर वापस इन्हें हटाकर इंद्र कुमार गुजराल को बनाया गया प्रधानमंत्री। इस टाइम पे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार भी कुछ समय के लिए। फिर 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी बने प्रधानमंत्री। 98 में इलेक्शन हुए थे। फिर 1999 में फिर इलेक्शन हुए थे, क्योंकि 13 महीने बाद सरकार फिर गिर गई थी। और 1999 से 2004 में इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे जो 5 साल से ज़्यादा पद पर रहे। फिर 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार यूपीए सरकार रही। फिर 2014 में एनडीए पावर में आया, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, और श्री नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं। थैंक यू एवरीवन। अब इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस बनेंगे, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।